नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी एसआईआर पर सियासत सवार। जी हां, एसआईआर को लेकर प्रदेश में बयानबाजी जोर पकड़ रही है। सांसद दिग्विजय सिंह ने इस प्रक्रिया को बांटने वाला बताया है और आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इधर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और कहा कि एसआईआर का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह की सोच राष्ट्र विरोधी है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बीजेपी पर वार करने का हथियार बनेगा और क्यों कांग्रेस इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर प्रदेश में सियासत भारी। दिग्विजय बोले, घुसपैठियों के नाम नहीं किए जारी। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बाद अब सांसद दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी आरोप लगाया कि देश में लोगों को बांटने के लिए पूरी प्रक्रिया हो रही है। देश की एक संवैधानिक संस्था बीजेपी के कहने पर काम करती है। उन्होंने घुसपैठियों के बहाने भी बीजेपी को घेरा और घुसपैठियों के नाम ना जारी करने की बात कही। आज नागरिकों को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो इस देश के नागरिक हैं। ये चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों में नहीं आता है। ये शुद्ध रूप से इस देश में लोगों को बांटने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। एक संस्था जिस पर लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो घोर रूप से पक्षपात करके भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रही है। जब भी एसआईआर आती है, भाजपा एक ही बात कहती है, घुसपैठियों को बाहर निकालो। अरे एक का नाम भी तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति नहीं डाली, तो घुसपैठिए कहां से आ गए। अब दिग्विजय सिंह ने एसआईआर की प्रक्रिया को नागरिकता और घुसपैठियों से जोड़ते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो बीजेपी कैसे शांत रहती। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार किया। पार्टी जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है, उन्हें एसआईआर से आपत्ति है। ये दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की राष्ट्र विरोधी सोच है। देश के सभी नागरिकों के पास अपने वैलिड पहचान पत्र हैं जो एसआईआर में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और अपने पहचान पत्र देकर एसआईआर की पद्धति को सफल बनाएंगे। एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के दम पर जीतना चाहती है, तो अब दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि अगर घुसपैठिया हैं तो उनके नाम जारी क्यों नहीं किए जा रहे। कुल मिलाकर कहें तो एसआईआर को लेकर दिनों दिन बयानबाजी तेज होती जा रही है। लिहाजा ये साफ है कि जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस मुद्दे पर बहस और तीखी होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और दिग्विजय सिंह का बयान भी आपने सुना होगा, तो मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि एसआईआर से बांटने की प्रक्रिया कैसे इसको कहा जा सकता है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। तो निष्पक्ष चुनाव तो तभी हो सकते हैं ना कि जब जो मतदाताओं के नाम अगर कहीं दो जगह हैं वो काटे जाएं, जो फर्जी मतदाता उनके नाम हटाए जाएं। कुछ मतदाता ऐसे होंगे जो पलायन करके कहीं और रह रहे होंगे, उनके नाम हटाए जाएं। जो नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जाएं और इसके साथ ही जो मर चुके हैं उनके नाम हटा दिए जाएं। एसआईआर में सब कुछ होना है। देखिए मनोज जी, दिग्विजय सिंह के बयानों को कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि उनका पूरा निशाना जो रहता है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहता है।
जहां तक एसआईआर की बात है तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। अभी बिहार चुनाव में तो आपने देखा ही कि तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप निर्वाचन आयोग के ऊपर लगे कि वो इस तरह का कर रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को के इशारे पे पूरा काम कर रहे हैं। वही बात उन्होंने दिग्विजय सिंह जी भी नहीं कही हुई है। सवाल इस बात का है कि एसआईआर अगर की जा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जो इस तरह के लोग हैं जो फर्जी वोट डाल देते हैं उनकी पकड़ाई हो सके, और उसमें जो चले गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं या मृत हो गए हैं या और कहीं दूसरी जगह निवास करने लगे, दूसरे शहर में चले गए, तो उनके तमाम लोगों की ये जानकारी के लिए एसआई हो रही है। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जो एसआईआर में जो कागजात लगने वाले हैं, जितने दस्तावेज लगने वाले हैं, उनकी जानकारी अभी इस पे आ रही है, आपके व्हाट्सएप पे भेजी जा रही है लोगों को कि आप ये कागजात तैयार रखिए, बीएलओ आएगा, वो आपको कागजात दिखाना होगा, उसके बाद आपका नाम मतदाता सूची में काटा जाएगा या जोड़ा जाएगा। मेरा कहना ये है कि ये अगर विज्ञापन के रूप में तमाम अखबारों में, टीवी चैनल्स में दिया जाए तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के मैसेज नहीं भी देखते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं देखते हैं। लेकिन शायद अभी ऐसा आधिकारिक रूप से तो ऐसा कोई चुनाव आयोग ने किया नहीं, हो सकता है कि ये नहीं, लोग अभी तो आया व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों के पास इस तरह की जानकारी आई है। मतलब हो सकता है वो कहीं से और, लेकिन वो चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे अधिकृत चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है, लेकिन उसमें दस्तावेजों की जो लिस्ट दी वो तो हमने देखा बिहार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आधार भी जोड़ा जाए, 16 डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी उसमें जो आधार कार्ड की को नहीं माना गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आधार कार्ड भी आप उसमें उस दस्तावेज में रखिए। अब जैसे 10th की मार्कशीट है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र है वो लोगों के पास नहीं है, उसमें फिर कुछ इस तारीख से पहले जन्मे लोग हैं उसमें एक दस्तावेज की जरूरत है, जो कुछ इस तारीख के बाद जन्मे हैं उसमें 2 दस्तावेजों की जरूरत। तो ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग है। अब उसको चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है उसका क्लेरिफिकेशन करे और वास्तव में बताए कि किन किन दस्तावेजों के आधार पे आपका नाम जोड़ा जा सकता है या आपका नाम काटा जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस तो आरोप लगा रही, बिहार में उन्होंने बहुत तरह तरह के आरोप लगाए कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बना दिया गया है बीएलओ ने, और जो मृत थे उनको जिंदा बता दिया गया। लेकिन ऐसे 4 लोग भी उन्होंने खड़े नहीं किए राहुल गांधी ने बिहार में कि ये वो लोग आरोप प्रत्यारोप, जैसे अब दिग्विजय सिंह भी आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों का नाम तो बताओ, संख्या तो बताओ। तो अभी भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने या लोगों ने अभी सरकार ने अभी कोई ऐसी सूची जारी नहीं की कि ये घुसपैठिया थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो देखिए, वो तो जो सत्ता में रहता है उसका विपक्ष निश्चित तौर पे उसकी जो बातें होती हैं या जो कोई कार्यवाही वो करता है उसका विरोध करता है, वो उसका कर्तव्य भी हो जाता है। क्योंकि अगर वो सरकार के पक्ष में बात करने लगे तो फिर पक्ष का मतलब ही नहीं है। और विशेषकर दिग्विजय सिंह तो बहुत मुखर होकर बात करते हैं और उनका पूरा निशाना जो रहता है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होता है। तो ये बात सही है कि एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह के जो लोग हैं जो बेवजह फर्जी वोटिंग डालते हैं या जिनके नाम भी नहीं उसके बाद भी वोट डल जाते हैं, इसीलिए तो वोट चोरी का आरोप लग गया भारतीय जनता पार्टी पे कि वोट चोरी से सरकार बना चुके हैं। तो ये एक एसआईआर ये जरूर है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने में काफी लंबा समय है, 2-2.5-3 साल का वक्त है। इसमें बेहतर तरीके से इसकी जो एसआईआर है वो हो सकेगी। लेकिन बीएलओ को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएलओ कौन रहेंगे? सरकारी कर्मचारी रहेंगे, शिक्षक रहेंगे। उनको एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वो वास्तव में उन तमाम दस्तावेजों को देखें जो वास्तव में जरूरी हैं और जो निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं। क्योंकि अक्सर होता ये है कि बीएलओ भी 2-4-5-10 घरों में गया, फिर 2-4-5 घर छोड़ दिए। तो एक जो पुरानी आपकी सूची है, अभी जो बैठक हुई थी उसमें ये पूरे साफ निर्देश थे। इसके साथ ही एक सुझाव कांग्रेस ने खुद दिया है कि बीएलओ के साथ साथ जो बीएलए हैं पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट, उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। तो उसके लिए भी चुनाव आयोग सहमत हो गया है। और दूसरा ये भी कहा है कि बीएलओ को कम से कम 3 बार जाना पड़ेगा, कि मान लीजिए आज आप नहीं मिले, मैं नहीं मिला, तो दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा। हाँ, पार्टी का आदमी अगर साथ रहता है तो ये ठीक है, क्योंकि पार्टी का। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के पास इतने लोग हैं क्या बीएलए? ये एक संकट हो सकता है उनके साथ। उनके पास इतने लोग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, वो तो बूथ में एक पेज पे 2-2 लोगों को रखे हुए, तो वो तो पहुंच सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास इतनी ताकत है क्या और इतने लोग हैं कि वो बीएलओ के साथ जाके? आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस के एक नेता ललित सेन, जिनको जिम्मा दिया पार्टी ने, अभी वो तैयारी कर रहे हैं। आज की तारीख क्या बता रहा हूँ कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किसको बीएलए बनाया जा सकता है। और जबकि 4 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 1 महीने में खत्म होना है। कहना कि कांग्रेस के पास उतने लोग नहीं है ना।
भाई उनका संगठन के लोग ही जाएंगे या कांग्रेस के जो नेता है वो इन तमाम चीजों में वो पढ़ना ही नहीं चाहते। कांग्रेस में दिक्कत वही है कि काम करना नहीं चाहता आदमी, और चूंकि अनुशासन नहीं है वहां पे, इसलिए सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए संगठन भी मजबूत नहीं हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, काम करता है। उसको मालूम है कि हमें कभी ना कभी ऐसा मौका मिल सकता है कि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा हमने। कांग्रेस में ये सब चीजें नहीं है ना, वहां पे गुटबाजी है, अपने अपने पट्टों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कहा जरूर है और इस बात पर स्वीकृति भी दे दी निर्वाचन आयोग की, ठीक है भाई आप भी साथ में रहिए ताकि कोई बीएलओ गड़बड़ी ना कर पाए। तो ये एसआईआर है अच्छी प्रक्रिया, लेकिन उसका पक्षपात रहित अगर क्योंकि संभवतः जब पिछली हुई थी मध्य प्रदेश में 2003 में, तब दिग्विजय सिंह खुद ही मुख्यमंत्री थे, तो हो सकता है वो बेहतर तरीके से जानते हो, या उन्होंने जो कुछ ऐसा किया उस समय कि बाद में उनकी सत्ता चली गई इसलिए डर सता रहा हो। ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रभु जी एक और चीज है ना कि चुनाव आयोग जब कहता है, जब नेता चुनाव लड़ता है, चुनाव आयोग कहता है कि आपको न्यू ड्यूज देना पड़ेगा, वो सारे न्यू ड्यूज देता है, वो हलफनामा देना पड़ेगा, वो हलफनामा देता है, वो कहता है कि आपको संपत्ति की जानकारी देना है, पत्नी की आपकी कितना कर्जा, कितना शस्त्र अस्त्र है, सोना है, चांदी है, जेवर है, मकान दुकान भूमि, वो सब आपको दे देते हैं। वो जब कहता है चुनाव आयोग कि आपको ये भी लिखवाना, अखबार में विज्ञापन देना या टीवी पर कि मेरे ऊपर इतने आपराधिक मामले, तो वो नेता सब दे देता है सारे कागज। लेकिन वही चुनाव आयोग जब कहता है कि वोटर को ये सब देना है, वोटर का हम परीक्षण करेंगे, तो नेताओं को संकट होने लगता है। तो ये तो एक प्रोसेस जब नेता फॉलो कर रहा है तो वोटर को भी करना चाहिए। नेता का प्रोसेस दूसरा हो सकता है, वोटर का दूसरा हो सकता है। देखिए जो व्यवस्था बनाई गई उसको तो सभी लोग उसमें जाएंगे। दिग्विजय सिंह भी एसआईआर में अपनी जरूरत पड़ेगी तो वो भी अपने वो दस्तावेज देंगे जो मांगे गए। हाँ, क्योंकि मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो हो सकता है अगला चुनाव ना लड़ पाए वो। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपने जो जो बताया कि कैसे कैसे जुड़ने हैं, क्या घटने, किन लोग को हटना है, वही पूरी प्रक्रिया शुद्धिकरण की है कि एक व्यक्ति एक जगह वोटर रहे, वो उसका नाम रहे, कोई डुप्लीकेसी ना हो, जो मर चुके हैं उनके नाम पे कोई फर्जी वोट ना डाल ले, कोई इधर उधर चले गए उनके नाम पे वो दो जगह ना रहे और फर्जी वोटिंग ना हो जाए, वो सारी चीज़ें रोकना उनको एक तरीका है चुनाव आयोग का जो वो करता रहता है, वो उसी प्रक्रिया में हो रहा है। तो कोई पहली एसआईआर नहीं है, 8 हो चुकी हैं, 9वीं एसआईआर होने जा रही है और कांग्रेस के रिजिम में हुई है। पहले ये जरूर था कि जो है लोगों के पास बहुत सारे उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे उस जमाने में। आज से यदि हम 30-40 साल पहले की एसआईआर की बात करें तो उस समय के दस्तावेज जो उस समय होते थे वो लिए गए। अब प्रक्रियाएं बदल गई हैं, अब आधार कार्ड आ गया, ये भी कांग्रेस की यूपीए सरकार की देन थी कायदे से देखा जाए तो। आधार कार्ड आ गया, ईवीएम मशीन, राशन कार्ड उनने दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी दस्तावेजों में उनने शिक्षा दी, ये भी श्रेय उनको भी दे दे हम कि भाई आरटीआई है, आरटीई है, 50-60 साल उन्होंने देश में राज किया तो शिक्षा को बढ़ावा दिया तो शिक्षित लोग हो गए। 10वीं पास है तो मार्कशीट में आपको जो है आपकी और हमारी मार्कशीट ही हमारा उम्र का प्रमाण पत्र है, जन्म का प्रमाण पत्र है, तो वो है दस्तावेज लोगों के पास। तो दस्तावेज सब है, ऐसा कोई दस्तावेज लोगों को बाजार से जाके बनवाना नहीं है, कोई स्टाम्प पेपर पे आपको लिखवा के लाना है, सर्टिफाई कराना है, नोटराइज कराना है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। उन्हीं दस्तावेज से किसान सम्मान निधि ले रहा होगा, किसी ने मकान लिया होगा, किसी ने शौचालय, कोई राशन ले रहा होगा, वो दस्तावेज हर व्यक्ति के पास उनमें से उसके काम के दस्तावेज हैं जो उसको देने पड़ेंगे। और 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनको तो ऐसी कोई प्रक्रिया से गुजरना नहीं है। उनके परिवारों वालों को भी शायद मुझे लगता है कि उनको इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना है जी। जिनके नाम नहीं है उनको इस प्रक्रिया से गुजरना है तो स्वाभाविक तौर पर राशन कार्ड होगा ही होगा उनके पास, आधार कार्ड होगा ही होगा, बैंक का हर व्यक्ति का बैंक खाता, बैंक पासबुक होगी ही होगी, ऐसे सारे तमाम दस्तावेज होंगे उनके पास जो वो दे सकते हैं। ये जब रही बात जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हैं, तो नागरिकता का प्रमाण इनमें से कोई सा भी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल, अब तो आधार को भी नहीं माना, चुनाव आयोग ने भी नहीं माना कि वो नागरिकता का प्रमाण यदि हम मान सकते हैं तो पासपोर्ट होता है और पासपोर्ट जिसके पास होगा वो दे सकता है, यदि दूसरे वैकल्पिक दस्तावेज हैं तो वो नहीं पासपोर्ट नहीं देगा। जैसे कि पैन कार्ड है, पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है कि आपको हर जगह लगाना है, यदि आपके पास कोई और आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है आपके पहचान का तो आप प्रमाण पैन कार्ड दे सकते हैं। तो पैन कार्ड तो नवजात बच्चे का बन जाता है, वो वोटर लिस्ट में थोड़ी रहता है। तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास यदि हम कहें इस देश में कोई ना कोई उसके पास उसके प्रमाण के दस्तावेज हैं कि वो मौजूद है, उसका वजूद क्या है ये बताने के दस्तावेज उसके पास हैं। और हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं उनके पास दस्तावेज है, तो भारत के 10 आधार कार्ड निकल रहे हैं, 10-15 राशन कार्ड निकल रहे हैं
जो सरकार एक देती है, जिसका कि आप कहते हैं कि जो बायोमेट्रिक के जरिए राशन मिलेगा, लेकिन फिर भी लोगों के पास है। हमारे यहाँ तो एक सज्जन पकड़े गए जो 20 देशों का दूतावास चला रहे थे फर्जी, जो देश दुनिया में नहीं है। जी, तो ये सारी प्रक्रिया, ये वो लोग हैं जो केवल वोटों को बरगलाने का काम करते हैं। आम आदमी, ये मालूम है इस देश के लोगों को, नेताओं को, कि आम जनता बेवकूफ़ है, वो ये मानकर चलते हैं उसको जैसे चाहे बरगला लेंगे, वो आपकी बातों में आ जाएगी, ये मान के वो चलते हैं। इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं कि नागरिकता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यही लोग हैं मनोज जी जिनने जो है नागरिकता देने का कानून, सीएए को नागरिकता छीनने का कानून एनआरसी घोषित कर दिया था। शाहीन बाग में 1 साल धरना चला, 1 साल धरना चला, पूरे देश में बवाल हुआ, लोग नाराज हुए, बहुत सारे लोग सरकार को समझाते समझाते परेशान हो गई। अंत में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ना किसी की नागरिकता छीनी गई, ना किसी को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। केवल और केवल ये नेताओं का नैरेटिव गढ़ने का एक खेल है, जिसकी वजह से, जैसे अभी जो चैतन्य जी कह रहे थे, वोट चोरी कैसे किसी का हो सकता है, ये आप बताइए। कोई किसी के लॉकर में रखा हुआ वोट है जो कोई उठा के चोरी करके ले जाएगा, या मोबाइल है जो पॉकेटमारी करके ले जाएगा? आदमी वोट डालने जाता है, यदि वो नहीं गया उसकी जगह कोई फर्जी वोट डाल सकता है। बड़े पैमाने पे वोट चोरी के आरोप जो लगा रहे हैं, इस तरीके की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है इस देश में। और खासकर ईवीएम के जमाने में तो अब उसको वैसे भी नहीं कह सकते कि ऐसे हो कि कोई ईवीएम में पूरे 1200 वोट डलने हैं, उसमें से 1000 वोट आप कोई चोरी कर ले जाए, ये स्थिति तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो वही राहुल गांधी 57 दिन बाद फिर बिहार लौटते हैं, जो जहाँ पे हल्ला मचाते हैं वोट चोरी होगा उसी प्रक्रिया के दौरान। और इसी एसआईआर, बिहार की एसआईआर को लेकर कितना बवाल मचा पूरे देश में, तमाम राजनीतिक दलों ने तूफान खड़ा कर लिया। अब देखिए, ना तो कोई अपील करने आया, सारे चुनाव प्रक्रिया, पूरे चुनाव में अब कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा है। जिस एसआईआर को पानी पी के कोस रहे थे, अब उस एसआईआर के तहत जो वोटर आए हैं, उन्हीं वोटरों के यहाँ वो वोट मांगने जा रहे हैं, और कोई भी ये नहीं कह रहा कि एसआईआर खराब हुई है। बड़ा दिलचस्प है, उसमें आरजेडी के कैंडिडेट की सीट इसलिए बदलना पड़ी कि वो जहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो अगर वो पहले से गंभीर रहते तो एसआईआर में अपना नाम जुड़वा लेते कि भैया मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि नेता चाहे जितनी ऐसी बकवास कर ले, आम जनता समझदार हो गई है। वो बिहार की जनता रहे, वो भी समझदार थे, उसने तो अपने आप को पूरे दस्तावेज दे के वोटर लिस्ट में आई ना। वो अपने यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी वही होगा, सभी जगह होगा। और सबके पास एक जो आम तौर पर जो दस्तावेज लगने हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति दे सकता है उसको, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल शगुफेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। बातों के बताशे बनाना है, नेताओं को बतंगड़ खड़ा करना है, हंगामा मचाने की कोशिश करना है। और नई चीज ला रहे, कोई कह रहा आदिवासियों को वोट काटेंगे, लेकिन ब्रजेश जी एक चीज पे हो सकता है नेताओं को ध्यान देना चाहिए था, आप इसे बेहतर समझा सकते हैं। खेती किसानी का सीजन है, तो एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में खेती किसानी से जुड़ी है। नवंबर का महीना है, हम देख रहे हैं गेहूं हो, सरसों हो, सब्जियों की फसल उगाने का शुरू हो गया कार्यक्रम, बुआई का। तो हो सकता है कि किसान उस खेत में परेशान हो जहां तक बीएलओ ना पहुंच पाए। अगर इस पर शायद राजनीतिक दल ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर होता। और जो कांग्रेस की चिंता है वो तो कह रहे वोट कटेंगे बटेंगे, लेकिन बीजेपी ने तो आज ही एक बैठक शुरू कर दी उन्होंने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम सारी जो उन्होंने टीम ली है कि क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, वोटरों के बारे में क्या उनको जागरूकता फैलाना है, कैसे उसका नाम जुड़वाना है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में हो हल्ला क्यों कर रही? क्योंकि उसके पास वैसा नेटवर्क नहीं है कि वो जाके देख सके, और वो ये जताना चाहती है अपने वोटर को, जो उसका कोर वोट बैंक है, जो उसकी तरफ उसकी विचारधारा से प्रभावित है, या जो अन्य कारण है उनकी वजह से उनको वोट देता है, वो उनको संदेश देना चाह रही है कि वोट चोरी हो रहा है, ताकि वो वोट पर लेकर गंभीर हो जाए। मुझे लगता है एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले हमने देखा बहुत सारे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। जहाँ तक आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने खेतों में लगे रहेंगे, तो किसान वहाँ पे उतनी समस्या नहीं है मनोज जी, वहाँ की समस्या शहरों में आती। ग्रामीण क्षेत्र में आप फर्जीवाड़ा कर नहीं सकते। उसकी वजह है कि हर व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो, बिल्कुल आप वहाँ पे एक भी फर्जी नाम नहीं जुड़वा सकते हो, क्योंकि वहाँ पंच सरपंच से लेकर तमाम चुनाव होते हैं, वो आपका नाम कटवा देंगे। वहाँ पे वैसी धांधली नहीं हो सकती। 1000 1200 कितने वोटर होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1500, इससे ज्यादा वोटर नहीं होते हैं गाँव में। तो गांव में यदि एक किसान घर पे नहीं है, मान के चलिए मुखिया घर पे नहीं है, तो बाकी के सदस्य मुखिया वहाँ नहीं है, तो वहाँ सरपंच जागरूक होता है, उप सरपंच होता है, हर वार्ड में एक पंच होता है। तो वहाँ पे वैसी परिस्थितियाँ नहीं है कि वहाँ आप फर्जीवाड़ा कर सको। वहाँ पे फर्जीवाड़ा करने की गुंजाइश ही नहीं है। बस वो तब परिस्थितियाँ होती हैं जब सरपंच के चुनाव होते हैं, तब जातिगत आधार पर गांव वाले में यदि 2 गांव मिलकर एक पंचायत बनी है, 3 गांव मिलकर एक पंचायत ली, तो गांव बंदी हो जाती है, जाति बंदी हो जाती है। इस तरह से वहाँ पे बाकी के लोग, वहाँ आप यदि मैं भोपाल में रह रहा हूँ, आज की तारीख में मैं अपने गाँव में वोट नहीं डाल सकता हूँ,
मुझे डालने नहीं दिया जाएगा क्योंकि मेरा नाम वहां से कट गया। और इससे पहले की परिस्थितियां मैं बताता हूं, इससे 5 से 10 साल 10-15 साल पहले की बात कर, दोनों जगह वोट डाल देते, पंचायत में होते थे वहां डाल देते, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। 2003-4 में जो हुआ है, SIR हुआ है, उसमें एक ही जगह आपका नाम है। आप चाहो तो आप अपने गांव में नाम जुड़वा लीजिए, आप चाहो तो भोपाल में जहां भी आप रह रहे, जहां में आपको वोट डालना चाहिए। तो हमारा नाम भोपाल में जुड़ा है, गांव में संपत्ति है, जमीन है, नाम सब कुछ है, लेकिन आपका वहां मतदान नहीं कर सकते। तो जागरूकता वहां बहुत ज्यादा है। यदि फर्जीवाड़े की बात करें तो जो प्रभु जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, फर्जीवाड़ा तो हो ही नहीं सकता है। यदि आप देखिए कि बीजेपी के जो एजेंट है, पन्ना प्रमुख है, वो बूथ पर बैठता है, पोलिंग एजेंट सारी पार्टियों के बैठते हैं। मैं वोट डालने जाता हूं, मेरी जगह कोई वोट डालने जाएगा वो रोक दे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से हर मतदाता को जानने लगा है। ये नेटवर्क कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस की समस्या यही है। तो उसको क्या सीधा सीधा आरोप लगाना है कि भाई फर्जी वोटिंग हो रही है? हाँ होती है, हमने देखा जब हम मतदान करने जाते हैं तो एक आध मतदाता वहां ऐसा रहता है, वो ये आरोप लगाता है कि मेरी जगह कोई और वोट डाल गए, बिल्कुल, तो उससे टेंडर वोट डलवाया जाता है। तो ऐसे बहुत कम मामले आते हैं, हम कवरेज भी करते हैं, देखते भी हैं। तो अब वो दौर नहीं है, वो दौर था जब मतदान किस तरह से बैलेट से जब हमने देखा तो बैलेट से होता था। यदि कोई कब्जाधारी है, यदि किसी गांव में दबंग है, तो उन्होंने यदि कोई सरपंच दबंगी का चुनाव लड़ रहा है, यदि विधायक दबंगी का चुनाव लड़ रहा है, तो बाकायदा बंदूक की नोक पर वो सील लगाते थे और मतपेटियां या फिर मतपेटियां ही लूट ले जाते थे। तो ये परिस्थिति, पानी फेंक देते थे, स्याही डाल देते थे। कह रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होती है, ईवीएम से जिस तरह से वोटिंग होती है, आप कर नहीं सकते, उसमें एक समय लगता है कि आप खड़े हो जाओगे कि आप एक बटन दबाते रहोगे, तो ऐसा नहीं है फटाफट। सारा सिस्टम एक जगह से नहीं है ना, कमांड कहीं और से मिलना है, कहीं और से बीप में आएगी, फिर आप वोट डलेगा, आप बीपीएट का आपके पास पर्ची आएगी, कौन डाल रहे हैं। तो ये लोग जिस तरह से हमने देखा है, अफवाह भी उड़ती हैं। जब जाते हैं कवरेज करने के लिए तो आप देखिए कोई कहता है कि साहब मैंने कमल को वोट दिया था, और लेकिन वो पंजा दिखा मुझे, कोई पंजे वाला कहता है मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन कमल का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अफवाहबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब एक जो राजनीतिक दल हैं वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उस नैरेटिव से वो चाहते हैं कि उनको फायदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब जनता कई बार धोखे में हो जाती है। जिस तरह से एक बार धोखा हो जाए, लेकिन चुनाव से पहले, इससे पहले यदि बिहार में इसका थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिलेगा, तब तक ये पंचर हो चुका है। दिग्विजय सिंह कहें चाहे तमाम राजनेता कहें, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर होगा। मतदाता में जागरूकता है, और जागरूकता की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। उसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका है, राजनीतिक दलों की भी है, सोशल मीडिया की भी है कि हम कैंपेन चलाते हैं कि भाई अपने मतदान का आप उपयोग कीजिए, मताधिकार का उपयोग कीजिए, आप मतदान दीजिए। तो आप देखिए हर व्यक्ति में जागरूकता है। आप अपने घर में, पहले होता था घर का मुखिया कह देता था फलानी पार्टी को आपको वोट देना, बिल्कुल पूरा घर जाकर वोट देता था, महिला देती थी। लेकिन अब देखिए महिलाएं इतनी ताकत रखती हैं कि उनके अपने विचार हैं, वो किसी पति के कहने पे, ससुर के कहने पे, जेठ के कहने पे या परिवार के किसी भी सदस्य के कहने पर वो नहीं देती महिलाओं को वोट। तो महिलाओं ने जो साबित कर दिया है, मध्य प्रदेश से लेकर हमने महाराष्ट्र में देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में देखा है, तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं, झारखंड तक में, कि महिलाओं का जो मतदान का जो विचार आया है वो पहले की तुलना में वो जागरूकता ही है कि वो अपना मतदान किसको देंगी, ये वो तय कर लेती हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी के वोट चोरी हो सकता है या कोई फर्जी तरीके से किसी के मत को चुरा सकता है। अब थोड़ा बहुत भी होगा तो वो सरकार बदलने लायक नहीं होता। जिस तरह से हम कहते हैं ना, आटे में नमक है, नमक में आटा नहीं हो सकता है। तो वही है, एक राजनीतिक दलों की बयानबाजी है, सुर्खियों में आना है और एक नैरेटिव सेट करना है ताकि उनको फायदा हो जाए। अब फायदा होगा या नहीं होगा ये तो हम देख रहे हैं कि पहले भी हमने देखा कि कहा कि संविधान खतरे में, थोड़ा फायदा हो गया, उस लाइन को लेकर आप आगे बढ़े लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक राज्य में कोई लाइन लेकर चलते हो, दूसरे राज्य में पंचर हो जाती है। तो अभी जो मामला चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये बहुत देर हो चुकी है, अब इसका कोई फर्क पड़े। लेकिन दिग्विजय सिंह है, अब दिग्विजय सिंह 4 दिन बाद कोई और कांग्रेस का नेता बयान दे देगा। जिस वोट चोरी की बात करते थे वो उतनी पुरजोर तरीके से बिहार में ही नहीं उठा रहे हैं। तो उनके अध्यक्ष जो है वो उपनेता प्रतिपक्ष के साथ बेटे के साथ चुनाव के दौरान में अभी तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना। अभी तो चुनाव में 28 में, और जब तक हो सकता है कि क्या हो, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ऐसे शगुफे हम देखते रहेंगे जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म न हो जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो SIR पर सियासत सवार है, और अभी से नहीं है, जब से बिहार में ये प्रक्रिया शुरू हुई, ख़त्म हुई, और अब तो वहाँ चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज़ का इलेक्शन 8 दिन भी नहीं बचे हैं, 14 तारीख को नतीजे जाएंगे, 14 नवंबर को। लेकिन जब से 12 राज्यों के लिए घोषणा हुई है, तब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुर उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेकिन जो अगर विरोध के सुर उठ रहे हैं वो तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और फिर मध्य प्रदेश है। अब ये पूरी प्रक्रिया पूरी होनी है, उसके बाद क्या होता है, कितने नाम कटेंगे, कितने जुड़ेंगे, कितने असली होंगे, कितने नकली होंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।